कोई कंफ्यूजन तो नहीं था कल के लेक्चर में? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर, वो मैंने पढ़ा था, है ना? उसके बाद में ईटीएफ के बारे में समझा था, भारत बॉन्ड ईटीएफ। ईटीएफ के बीच में फर्क पता चल गया ना, ईटीएफ क्या होता है? ठीक। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रास्फीति जनित मंदी, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशुधन गणना, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, ये हमने पढ़ लिया है, एक बार और आंकड़ों पे जाएंगे वापस। लिख लो इसके अंदर, टोटल लाइफ स्टॉक इन इंडिया, भारत में कुल पशुधन, टोटल लाइफ स्टॉक इन इंडिया, भारत में कुल पशुधन 53.5 करोड़, 53.5 करोड़। बोवाइन पॉपुलेशन, बोवाइन पॉपुलेशन, बोवाइन जनसंख्या, बोवाइन BOVINE, बोवाइन का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, बोवाइन पॉपुलेशन के ब्रैकेट में कैटल गाय भैंस, कैटल बफेलो गाय भैंस, याक, याक याक होता है ना, लद्दाख में मिलता है वो, उसको बोवाइन बोल देते हैं। वो है 30.2 करोड़, 30.2 करोड़। अब जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है 2019 में, वो लिख लीजिए। मिल्किंग एनिमल्स, दूध देने वाले पशुओं में, मिल्किंग एनिमल्स, दूध देने वाले पशुओं में, ऊपर का एरो बना लो और लिखो 6%। फिर लिखो शीप, बकरियां, ऊपर का एरो बना के लिखो 14.1%, इतनी जनसंख्या बढ़ी है। फिर लिखो पिग्स, सुअर या शुकर, नीचे का एरो बना के लिखो 12.03%, मतलब जनसंख्या कम हुई है। और फिर लिखो पोल्ट्री, मुर्गी पालन, ऊपर का एरो 16.8, 16.8%। हाँ 16.8। ओवरऑल पता रखना है मेन, 53.3 करोड़ पशुधन है भारत के अंदर। नेक्स्ट, अगली हेडिंग, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स, मत्स्य पालन आंकड़ों की पुस्तक, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स, मत्स्य पालन आंकड़ों की पुस्तक किसने पब्लिश करी? तो वो बिल्कुल इजी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज किसके अंदर में आता है? लिखो, रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या पता लगा इसमें? लिख लो, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, भारत मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। ऑल्सो नंबर 2 इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, देश के अंदर मछली पालन में भी दूसरा स्थान। ऑल्सो नंबर 2 इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, देश के अंदर मछली पालन में भी दूसरा स्थान। इनलैंड मतलब तालाबों में, झील में, उसमें भी इंडिया सेकंड नंबर पे है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट, आंध्र प्रदेश प्रथम,
इन इनलैंड फिशिंग, तालाबों में मछली पालन के लिए। आंध्र प्रदेश फर्स्ट इन इनलैंड फिशिंग, आंध्र प्रदेश प्रथम तालाबों में मछली पालन के लिए। एंड गुजरात फर्स्ट, और गुजरात प्रथम इन सी फिशिंग या मैरीन फिशिंग, समुद्री मछली पालन में। इन मैरीन फिशिंग, समुद्री मछली पालन में। जमीन के अंदर मछली पालन में आंध्र है और समुद्र में गुजरात। इसके अलावा वो फंड जो बना है वो तमिलनाडु के साथ बना है, नाबार्ड वगैरह का। अगली हेडिंग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वीपी, WIPI, वीपी 2019। क्या पता लगाया गया इसमें? पहले वो लिख लेते हैं, कौन रिलीज करेगा ये? वीपो, रिलीज्ड बाय वीपो। वीपो ने जारी किया, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ना वीपो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। अब इसमें क्या बताया गया वो लिखिए। वर्ल्ड वाइड इन्वेंटर्स, विश्व भर के आविष्कारकों ने, वर्ल्ड वाइड इन्वेंटर्स, विश्व भर के आविष्कारकों ने फाइल्ड 3.3 मिलियन एप्लीकेशंस, 3.3 मिलियन पेटेंट याचिका दाखिल की। फाइल 3.3 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस, 3.3 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन जारी करी। 14.3 मिलियन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, 14.3 मिलियन ट्रेडमार्क याचिका, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, एंड 1.3 मिलियन इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन, और 1.3 औद्योगिक डिजाइन के लिए। 1.3 मिलियन इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन। भारत का भी डिजाइन का एक संस्था है जिसने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए, वो लिखा था हमने। चाइना फर्स्ट इन ऑल कैटेगरी, इन तीनों में चाइना प्रथम, सबसे ज्यादा चाइना से आई एप्लीकेंट्स। विपो का पता होना चाहिए, विपो के बारे में लिख ही लो। क्या लिखोगे? एक तो विपो कब बना? 67 में। किसके अंडर में है? यूनाइटेड नेशंस के, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो लिख लेना। ओके, अगला एक और चीज लिख लो, चाइना फर्स्ट और सेकंड कौन होगा? अमेरिका। यूएसए सेकंड विथ 6 लाख पेटेंट्स, अमेरिका दूसरा 6 लाख पेटेंट के साथ। यूएस सेकंड 6 लाख पेटेंट्स, अमेरिका दूसरा 6 लाख पेटेंट के साथ। अगली हेडिंग, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग नहीं लिखा है इसमें, इसमें लिखा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। कौन जारी करता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? बिल्कुल, वो एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में लोन देने का काम करती है देशों को, और 5 रिपोर्ट जारी करती है हर साल। वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं, ये वाला जो काम रहेगा डूइंग बिजनेस का वो वर्ल्ड बैंक रहेगा। IMF का नाम होगा ना तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है उसमें, विश्व इकोनॉमिक आर्थिक आउटलुक आता है उसके अंदर, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रहता है ये। तो कैसे जारी करता है और क्या क्या देखता है वो लिख लो। रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी। किसी भी देश में बिजनेस खोलना कितना आसान है या बिजनेस किस प्रकार से खुलता है, ऐसे 12 मानकों को चेक किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा मानक होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। तो कैसे कैसे चीजों को चेक किया जाता है वो लिख लीजिए। इट चेक्स, यह देखता है
सबसे पहले क्या देखेगा? उस देश में बिजनेस खोलना कितना आसान है वो देखेगा। तो पहला लिख लो, ओपनिंग अ बिजनेस, व्यापार खोलना। व्यापार खोलने के बाद एरो बना लेना। उसके बाद क्या देखा जाएगा? गेटिंग लोकेशन, स्थान, गेटिंग लोकेशन, स्थान। उसके बाद क्या देखना चाहिए? एक्सेसिंग फाइनेंस, वित्त तक पहुंच, एक्सेसिंग फाइनेंस, वित्त तक पहुंच। उसके बाद क्या देखना चाहिए कि उस कंपनी के साथ रोजमर्रा क्या हो रहा है, रोज क्या कर रही है वो कंपनी। डे टू डे ऑपरेशंस, प्रतिदिन के कार्य, डे टू डे ऑपरेशंस, प्रतिदिन के कार्य। और फाइनली देखेंगे कि वो बिजनेस कितना सेफ है और सिक्योर है, सुरक्षित है कि बंद नहीं हो जाएगा किसी सरकारी कानून की वजह से या किसी भी तरीके से। तो आखिरी चीज देखेंगे, सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित व्यापार वातावरण। सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित व्यापार वातावरण। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको 6 बता दिए। ये 6 ऊपरी तौर पे देखे जाते हैं, इनके टुकड़े करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकलेंगी 12। तो इसमें लिख लो, रिपोर्ट कंटेन्स 190 कंट्रीज। इस रिपोर्ट में 190 देश आए। रिपोर्ट कंटेन्स 190 नेशंस। इस रिपोर्ट में 190 देश आए। अंडर 12 पैरामीटर्स, 12 मापदंडों के तहत। अंडर 12 पैरामीटर्स, 12 मापदंडों के तहत। तो अब रैंक बनी होगी कि सबसे अच्छा बिजनेस कहां चलता है, ओपन किया जा सकता है। टॉप 5 बिजनेस नेशन, शीर्ष 5 व्यापारिक देश या व्यापार से जुड़े देश जहां आसान हो काम। नंबर 1 बोलो। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे आया। और कौन कौन से हो सकते हैं? अब तो कॉमन सेंस वाले हैं बच्चे, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब। दूसरा सिंगापुर, फिर हांगकांग, और क्या, चाइना, और फिर आप सीधे जाओ डेनमार्क। डेनमार्क। गलती से भी टैक्स हेवन वाले देश को टिक नहीं करना है, वो छोटे छोटे होते हैं, वो तो केवल टैक्स बचाने के लिए वो देश होते हैं छोटे छोटे से, तो वो उनका नाम नहीं आता है कभी। इंडिया रैंक 77, भारत का स्थान 77। अच्छा, ये तो पुराना रैंक था, पिछले साल का 18 का रैंक था। 19 का लिख लो 63, सुधर गया। 77 से अब आ गया है 63 पर। ठीक, नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतियोगिता सूचकांक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतियोगिता सूचकांक, ये कौन जारी करता है? पास ही हो। और कौन कौन सी संस्थाएं? देखने में तो लगता है WTO, लेकिन WTO का काम तो व्यापार करवाना है, कंपटीशन को रेगुलेट करना भी है, लेकिन रिपोर्ट नहीं जारी करता है वो। कौन होता होगा? मैंने बताया ना, आसपास ही है। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, और कौन हो सकते हैं? नहीं, ADB भी नहीं। विश्व की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एशिया के लिए रहेगा। बहुत पास में मैं बता रहा हूँ ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम कहाँ पे? फिर से वहीं, एक ही जगह है सबकी फेवरेट, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये इंडेक्स कब से शुरू हुआ था लिख लीजिए,
फर्स्ट लॉन्च इन 1979, पहली बार 1979 में जारी। इट हैज 4 कैटेगरीज, चार वर्गों को देखा जाता है। इट हैज 4 कैटेगरीज, 4 वर्गों को देखा जाता है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, प्रशासनिक वातावरण। दूसरा, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। तीसरा, मार्केट्स, बाजार, उस देश का बाजार कैसा है। और चौथा, इनोवेटिव या इनोवेशन इकोसिस्टम, नवाचार का माहौल। इनोवेशन इकोसिस्टम, नवाचार का माहौल, कितने लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं उस देश में। तो क्या पता लगा, नंबर 1 पे कौन आया? सिंगापुर। लिखिए, सिंगापुर रैंक फर्स्ट, यूएस सेकंड, हांगकांग थर्ड, नीदरलैंड चौथा, पांचवा स्विट्जरलैंड। फिफ्थ इज स्विट्जरलैंड। लिख लो, इंडिया 71, पाकिस्तान 110, भारत 71, पाकिस्तान 110। लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए हैं ये आंकड़े, वैसे भी याद नहीं रहने वाले, कितने सारे रिपोर्ट हैं, हर रिपोर्ट में भारत की रैंक अलग। इतना ध्यान रखना, ना तो फर्स्ट रहेगी ना लास्ट रहेगी, बीच में घूमेगी। ठीक, ये हो गया। अगला, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, आईएमडी विश्व टैलेंट स्थान, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, आईएमडी विश्व टैलेंट रैंक। इट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह प्रबंध विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। बेस्ड इन लूसान स्विट्जरलैंड, जो लूसान स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा नहीं होगा लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड है, बट स्विट्जरलैंड का दूसरा शहर लूसान, लूसान स्विट्जरलैंड। ये कुछ खास नहीं है वैसे, इतना छोटे छोटे रिपोर्ट्स होती है ना, उसमें वो देश होते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, फिर वो रैंकिंग बनाता था सबसे अच्छा पढ़ने वाला कौन, तो सबसे पहले खुद का नाम। तो ऐसे स्विट्जरलैंड ने भी किया। स्विट्जरलैंड की कंपनी है, नंबर 1 कौन? स्विट्जरलैंड। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, प्रथम स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा टैलेंट कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की संस्था अगर बना रही है तो वो यही बोलेगी ना हमारे यहाँ। और इसीलिए इंडिया वगैरह कुछ ऐसे बताता ही नहीं रिपोर्ट। इंडिया को क्या जरूरत रिपोर्ट बनाने की, फिर अपन में है ही नहीं कुछ ऐसा, तो अपन बनाते भी नहीं है। अब सिंगापुर हर चीज में फर्स्ट था, यहाँ के 13th हो जाएगा। सिंगापुर 13 मत करो, उसको 10 कर दो। सिंगापुर 10वां, सिंगापुर 10th। इंडिया की हमेशा की आदत बीच में रहना है। भारत 59। ये पूरा इंडेक्स का नाम लिखो, नमूराज फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। हिंदी में बोलेंगे तो नमूरा खाद्य भेद्यता सूचकांक, नमूरा खाद्य भेद्यता सूचकांक 2019।
इट इज अ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप, यह वित्तीय सेवा समूह है। इट इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, यह वित्तीय सेवा समूह है। कैलकुलेट्स द स्विंग ऑफ फूड प्राइसेस, जो दुनिया भर में खाद्यान्न की कीमतों में बदलाव को नापता है। कैलकुलेट्स द स्विंगिंग ऑफ फूड प्राइसेस, जो विश्व भर में खाद्यान्न की बदलती कीमतों को नापता है। दो तीन चीजें नापता है ये, अंडर 3 कंपोनेंट्स, 3 तत्वों में, अंडर 3 कंपोनेंट्स, 3 तत्वों में। पहला जीडीपी पर पर्सन, जीडीपी प्रति व्यक्ति। तो जीडीपी प्रति व्यक्ति को हम और क्या बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो जीडीपी पर पर्सन, जीडीपी प्रति व्यक्ति। दूसरा शेयर ऑफ फूड इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू उपभोग में खाने का हिस्सा। शेयर ऑफ फूड इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू उपभोग में खाने का हिस्सा, मतलब घर में हर महीना जो खर्चा होता है उसमें से कितना प्रतिशत खाने में हो रहा है। जाहिर सी बात है, खाने में अगर प्रतिशत ज्यादा है तो परिवार गरीब हो गया अमीर। खाने, वो परिवार 100 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए में वो 60 रुपए खाने के लिए लगा रहा है, तो वो अमीर होगा, गरीब होगा ना। तो जब 10,000 कमाएगा तब जाके खाना तो उतना ही रहेगा ना, खाना थोड़ी ना, स्टैंडर्ड खाने का बाद में बढ़ता है पेमेंट बढ़ने के बाद। और तीसरा है नेट फूड इंपोर्ट्स, शुद्ध खाद्य निर्यात, निर्यात नहीं सॉरी आयात, शुद्ध खाद्य आयात, नेट फूड इंपोर्ट्स, बाहर से कितना मंगवाना पड़ता है। जैसे अफ्रीका में बहुत खाना जाता है दुनिया भर से, तो उनकी रैंक नीचे हो जाएगी। इंडिया रैंक 44, भारत का स्थान 44 आउट ऑफ 110, 110 देशों में। यहाँ पे थोड़ा ठीक क्यों हो गया इंडिया में, सस्ता भोजन, सस्ता भोजन, पेमेंट भले ही कम है लेकिन खाना सस्ता ही है, सब्सिडाइज्ड रहता है सारा अनाज पूरा का पूरा जो सरकार देती है, तो इसलिए रैंक अच्छी हुई है थोड़ी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकार परिषद टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए, टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए। ये मंत्रिमंडल नहीं है, निजी, प्रधानमंत्री को जो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी, सलाह देती है। लिख लो इसमें, गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड EACPM, सरकार ने EACPM का पुनर्निर्माण किया। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड EACPM, सरकार ने EACPM का पुनर्निर्माण किया फॉर पीरियड ऑफ 2 years, 2 वर्षों के लिए, फॉर पीरियड ऑफ 2 years, 2 वर्षों के लिए। विवेक देबरॉय चेयरमैन, विवेक देबरॉय अध्यक्ष, विवेक देबरॉय बीच में बैठे हैं, विवेक देबरॉय अध्यक्ष, एंड रतन पी वटाल सेक्रेटरी, और रतन पी वटाल सचिव, सदस्य सचिव बोलोगे तो ठीक रहेगा, मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर भी हैं और सचिव भी हैं EACPM के। अब इसका कुछ इतिहास है, संवैधानिक नहीं है ये काम, ओके, पर इतिहास में बता देता हूं। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी EACPM की 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी, और इसमें सबसे पहला नाम आता है सुखमय चक्रवर्ती का।
जो सबसे पहले इसके हेड बने थे, प्रमुख बने थे। तो आप इतिहास लिख लो EACPM का, हिस्ट्री ऑफ EACPM, EACPM का इतिहास। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980, 1980 में स्थापना हुई थी। फर्स्ट हेड सुखमय चक्रवर्ती, प्रथम अध्यक्ष सुखमय चक्रवर्ती रहे। सुखमय चक्रवर्ती, प्रथम अध्यक्ष सुखमय चक्रवर्ती रहे। मनमोहन सिंह ऑल्सो हेडेड दिस। मनमोहन सिंह भी इसके अध्यक्ष रह चुके। कब रहे होंगे अंदाजा? मनमोहन सिंह आज से तो है नहीं, कब से है? PV नरसिम्हा राव के समय से। तो उस दौरान इन्होंने अध्यक्षता कर रखी है इसकी। मनमोहन सिंह हेडेड दिस काउंसिल। मनमोहन ने भी अध्यक्षता की है बिटवीन 1990 टू 91, 1990 से 91 तक। लेकिन वो समय किसका था? वो PV का नहीं था, वो तो 1991-92 में PV आ जाएंगे। चंद्रशेखर की सरकार थी, ड्यूरिंग चंद्रशेखर गवर्नमेंट। क्योंकि PV नरसिम्हा राव आएंगे तो ये यहां से उनको मनमोहन को उठा लेंगे और फिर वित्त मंत्री बना देंगे। तो आप 1990 से मार्च 1991 कर लो। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी खुद जब PM बने थे तो खुद ही क्या बन गए थे? यहाँ के अध्यक्ष। तो लिखो अटल बिहारी वाजपेयी चेयर्ड इन 1998, अध्यक्ष रहे 1998 में। ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो भी क्या थे? वो यहाँ के अध्यक्ष थे, सलाह देते थे खुद को। उस वक्त अगर अपन RBI के पुराने गवर्नर्स देख लें तो वो DP धर, वो सभी इसी के अंदर थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, ये इतिहास हल्का फुल्का लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। ये विवेक देबरॉय और रतन वटल, कुल मिला के 5 लोग होते हैं। नेक्स्ट, कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन का मतलब क्या होता है? जमीन के नीचे जब बेडरॉक आ जाती हैं, आपको पता है ना, वो जमीनों की अलग अलग सतहें होती हैं, सॉइल। ठीक है, फिर उसको OABCD ऐसे करके तोड़ते हैं जमीन के नीचे। नीचे बिल्कुल जब चट्टानें आ जाती हैं उसके बाद कोल बेड, जिसको बोलते हैं रॉक बेड, स्टार्ट हो जाता है। उसको तोड़कर अगर कोल गैस निकाली जाए तो उसको कोल गैस मीथेन बोलते हैं, कोल बेड मीथेन बोलते हैं। तो लिखो क्या बोला इसमें। कोयला मंत्रालय ने कोल मिनिस्ट्री आस्क्ड, कोयला मंत्रालय ने कोल मिनिस्ट्री आस्क्ड CIL ने CIL को कहा, आस्क्ड CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड को कहा, टू प्रोड्यूस 2 MMSCB की 2 MMSCB प्रतिदिन पर डे CMB गैस की निकालें, ऑफ CMB गैस। 2 MMSCB पर डे ऑफ CMB गैस, 2 MMSCB प्रतिदिन CMB गैस की निकालें फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 वर्षों तक। MMSCB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिख लो अलग से। गैस है तो गैस की गणना इसमें रहेगी MMSCB में, मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स।
अब लिख लो सीएमबी के बारे में। सीएमबी इज अनकन्वेंशनल गैस रिजर्वायर। सीएमबी असांस्कृतिक गैस भंडारों से निकाली जाती है। सीएमबी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनकन्वेंशनल गैस रिजर्वायर्स। सीएमबी असांस्कृतिक गैस भंडारों से निकाली जाती है। दो टाइप के भंडार होते हैं, सांस्कृतिक और असांस्कृतिक। ट्रेडिशनल में क्या होता है, गड्ढा करा और डायरेक्ट तेल निकाल लिया, वो सब सांस्कृतिक। विशेष तौर पर ज्योग्राफी में पढ़ा रखा मैंने शायद ये पूरा ऐसे पूरा मान लो कि ये जमीन है, ये तेल का कुआं है, इसमें से डायरेक्ट एक बहुत बड़ा तेल का भंडार है, उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा। लेकिन इसके भी नीचे क्या आ गए, पत्थर आ गए, और पत्थरों में थोड़ी थोड़ी जगहों पर फंसे हुए हैं शेल गैस। हाँ, शेल गैस का पूरा लेक्चर पढ़ाया मैंने, उसमें ये पढ़ाया था मैंने। ओके, कोल बेड मीथेन। तो मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल क्या होता है, वो सब क्या होता है। सीएमबी से लिखो, इट इज क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। यह एक स्वच्छ ईंधन होता है। किस किस काम आता है लिखो, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, जो बिजली बनाने, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, जो बिजली बनाने, कॉमा, ऑटो फ्यूल, गाड़ियों का ईंधन, पर गाड़ियों का कौन सा ईंधन, ब्रैकेट में लिखना सीएनजी, समझ गए, गैस की टंकी लगाते ना मारुति में, वो, कॉमा, फर्टिलाइजर, उर्वरक, सीमेंट, स्टील एंड मिथेनॉल प्रोडक्शन। सीमेंट, स्टील और मिथेनॉल के उत्पादन में होता है। मिथेनॉल को अंडरलाइन करना। भारत में कहां मिलता है कोल बेड मीथेन, वो लिखो, इट इज फाउंड इन दामोदर वैली। यह दामोदर घाटी के आसपास एंड सोन वैली, और सोन घाटी में पाया जाता है। दो याद रखेंगे आप, दामोदर और सोन, दामोदर वैली एंड सोन वैली। ठीक है, कोल बेड मीथेन का पढ़ लिया हमने। पर्यावरण से अगर कोई क्वेश्चन आता है कोल बेड का, तो वो दामोदर और सोन के ऑप्शन ही डाल देंगे। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, अब ये पूरा लिख लो। विशेष गैर निवासी रुपए खाता, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। विशेष गैर निवासी रुपए खाता, या अनिवासी भी बोल सकते हो आप। लिखो, टू बूस्ट रुपी, या लिखना ऐसे, टू बूस्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ाने हेतु, टू बूस्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ाने हेतु, आरबीआई हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स। आरबीआई ने कुछ नियम हल्के किए। आरबीआई हैज रिलैक्स्ड सम नॉर्म्स, आरबीआई ने कुछ नियम हल्के किए फॉर ओपनिंग एसएनआरआर अकाउंट, एसएनआरआर खातों के लिए, फॉर ओपनिंग एसएनआरआर अकाउंट, एसएनआरआर खातों के लिए। एंड परमिटेड डायरेक्ट रेमिटेंस, और प्रत्यक्ष प्रेषण की अनुमति दी, अंडरलाइन करना है। एंड परमिटेड डायरेक्ट रेमिटेंस, और प्रत्यक्ष प्रेषण की अनुमति दी। प्रत्यक्ष प्रेषण का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे वो आता है ना, ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो क्या बोलते हैं उसको, कोरियर, डिस्पैच। एक डिस्पैच की एक न्यूज आती है कि हाँ डिस्पैच हो चुका है,
तो प्रेषण का मतलब डिस्पैच करना होता है, लिख लेना अलग से। ये रेमिटेंस का मतलब डिस्पैच करना होता है। फ्रॉम इंडिया इनटू दीज अकाउंट्स, जो भारत से इन खातों में जाएं। फ्रॉम इंडिया इनटू दीज अकाउंट्स, जो भारत से इन खातों में जाएं। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, व्यक्ति जो देश के बाहर रह रहा हो, कैन ओपन सच अकाउंट, यह खाता खुलवा सकता है। कैन ओपन सच अकाउंट, यह खाता खुलवा सकता है। किस चीज के लिए? फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बाहरी वाणिज्य उधारियों के लिए, बाहरी वाणिज्य ऋण के लिए। फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बाहरी वाणिज्य उधारियों के लिए। इन रुपीस, भारतीय मुद्रा में। उसको पेमेंट क्या काय में होगा? बाहर रह के भी भारतीय रुपए में होगा। सरकार क्यों कर रही है, आरबीआई क्यों कर रही है? ताकि केवल इंडिया में रुपए नहीं फैले, दुनिया में भी थोड़ा सा रुपए का बोलबाला होने लगे। तो आरबीआई का मानना है कि आप अपना खाता खुलवाओ जब आप बाहर हो। आपको एक्सटर्नल बोरोइंग करनी है भारत से, तो भी आपको रुपए में ही पेमेंट मिलेगा। आगे चल के कन्वर्जन हो सकता है, जो जहां के भी देश के संस्थान के अंडर में आप किसी भी उसके फेडरल बैंक के अनुसार या जो भी केंद्रीय बैंक रहता है उसके अनुसार जो भी कन्वर्शन रहेंगे वो तो होंगे ही, बट आप रुपए ज्यादा घुमाएं। क्योंकि उससे क्या होगा, आप विदेश में हो, आपको बोरोइंग चाहिए और आपने बोरोइंग ली रुपए में, तो रुपए उस देश में आ गए। अब उस देश में रुपए आ गए तो उसको कन्वर्ट करने का काम वहां के केंद्रीय बैंक का रहेगा। केंद्रीय बैंक जब रुपए को घुमाएगा तो उसके रिकॉर्ड्स में क्या होगा? रुपए हमने ज्यादा कन्वर्ट किए। तो ऐसा हर देश में अगर होने लगा तो रुपए के कन्वर्जन ज्यादा दिखेंगे, तो रुपए क्या हो जाएगा? इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा रुपए का, कि बहुत घूम रहा है रुपया। ये है इसका मकसद। ठीक है, बस इतना ही लिख लेते हैं इसमें। वो इसके अलावा एक आपने लाइन भी लिखी थी बहुत पहले, अगर याद हो तो, एक टास्क फोर्स बनी है बाहरी रुपए बाजार के लिए, जिसके अध्यक्ष उषा थरोट है, बस ये उससे जुड़ा हुआ है। तो वो टास्क फोर्स भी बना हुआ है। अब क्या कोशिश कर रही है भारत की? रुपया घूमे। डॉलर तो घूमता ही है, सोना चांदी घूमता ही है, रेनमिंदी भी घूमने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी। अब अपनी भी बारी है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे काम किए जाएं, तो इन पे इकोनॉमिक्स पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट हेडिंग, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, सामरिक विनिवेश। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, सामरिक विनिवेश, ये भी हमने पढ़ लिया था। सामरिक विनिवेश, सामरिक विनिवेश का मतलब क्या है? ऐसी सरकारी कंपनियां जो सरकार को भारी पड़ रही हैं, उसको क्या कर देना? बेच देना, उसके शेयर्स बेच देना, उसको नहीं। लिख लो, इट इज डन बाय गवर्नमेंट, यह सरकार द्वारा किया जाता है। किसके अंडर में? आज से 10-20 साल पहले तो एक मंत्रालय भी होता था, विनिवेश मंत्रालय, अब नहीं होता है। अब एक संस्था होती है, पढ़ा रखी है मैंने आपको, डाइपैम। क्या लिखा हिंदी में? क्या लिखा आपने? सरकार द्वारा किया जाता है अंडर डाइपैम, डाइपैम के अधीन। अब ये डाइपैम किसके अंडर में होगा? फाइनेंस, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। डाइपैम का फुल फॉर्म लिख लो अलग से, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जन संपत्ति प्रबंधन और निवेश विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जन संपत्ति प्रबंधन
और निवेश विभाग लिखो। इफ द डिसइन्वेस्टमेंट इज स्ट्रेटेजिक, यदि विनिवेश सामरिक हो, इफ द डिसइन्वेस्टमेंट इज स्ट्रेटेजिक, यदि विनिवेश सामरिक हो, देन द PSU आर आइडेंटिफाइड बाय, तो सरकारी उपक्रमों को पता लगाया जाता है। देन द PSUs आर आइडेंटिफाइड बाय, सरकारी उपक्रमों का पता लगाया जाता है बाय डाइपैम एंड नीति आयोग, डाइपैम और नीति आयोग के द्वारा। मतलब किस किस का विनिवेश करना है, ये दो संस्थान देखेंगी, एक तो नीति और एक डाइपैम। रीसेंट फिगर्स, हालिया काम, तो 5 कंपनी हैं सरकार की जो बाय बाय हो रही हैं, शेयर्स बेच रही है गवर्नमेंट, पढ़ा रखा है। सबसे पहला क्या है, भारत पेट्रोलियम, वो जा रहा है, पहला लिख लो, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें लिख लीजिए गवर्नमेंट विल सेल 53.9% शेयर्स, सरकार 53.9% शेयर बेच देगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है BPCL के मामले में, वो लिख लो, BPCL 61.65% शेयर्स, BPCL के 61.65% शेयर आर इन NRL, NRL के पास है। NRL का फुल फॉर्म लिखो, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कितना है, 61.65% शेयर्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, नुमालीगढ़, आगे क्या लिखा, रिफाइनरी लिमिटेड। BPCL के इतने प्रतिशत शेयर किसके पास है, NRL के पास है, तो BPCL भी सरकारी हुई और NRL भी क्या हुई, सरकारी हुई। BPCL एक कंपनी है, वो चल रही है, उस कंपनी को मैं पूरी तरीके से देखूंगा तो 53% शेयर सरकार के रहेंगे। ओके, 53 वो बेच रही है, सॉरी वो बेच रही है इतनी, लेकिन BPCL की जो मालिकाना अधिकार है वो किसके पास रहता है, NRL के पास, जो पूरी सरकारी है। अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसमें से 53% सेल आउट कर देगी, मतलब कुछ हिस्सा कहां का भी जाएगा, NRL का भी जाएगा। तो ये बिकेगी, ये आधी जा रही है तो ये भी जा रही है, ये भी समझ लीजिएगा। दूसरा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI बोलते हैं, इसमें आप लिख लो कितना बेच रही है, 63.7% विल सेल, 63.7%। अगला, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे बैंकों का विलय वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कितनी कंपनियां बिकी हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जहाजों में दिखते हैं अलग अलग रंग के, वो बनाने का काम करती है, इसको बेच रही है सरकार 30.8%, 30.8% शेयर। फिर लिखिए अगला, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 74.23%।
इतना बेचेगी। अब किसको बेचेगी? 74.23 किसको बेचेगी? लिख लो, टू एनटीपीसी, मतलब सरकार से सरकार में ही जा रहा है। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी तो वो है ना, सेमी गवर्नमेंट, हाँ, अर्ध है वो। उसके बाद टेहरी हाइड्रो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास है, तो 100% कंट्रोल उसके पास है, लेकिन 74% स्टेक्स एनटीपीसी को दे ही देगी। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सरकार को कैसे दे सकती है? अर्ध सरकार को तो दे सकती है ना, जो आधा प्राइवेट चलाता है और आधा सरकार चलाता है, उसको तो बेच सकती है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? अरे पर ये टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तो शेयर इतने से हैं, बोलने में वो 74% है, कुछ भी नहीं है। आप किसको बेच रहे हो? एनटीपीसी को बेच रहे हो, जो पूरे भारत में थर्मल पावर प्लांट को संभालती है और जो अर्ध सरकारी है। आधे प्राइवेटियर्स भी मिलेंगे उसमें काम करने वाले और आधे सरकारी भी मिलेंगे। तो जब शेयर खरीदेगी एनटीपीसी तो उसके शेयर्स में थोड़ी सी बढ़त हो जाएगी, ज्यादा फर्क थोड़ा ना आएगा। छोटी कंपनी सरकार संभाल नहीं पा रही, इसलिए एनटीपीसी को दे रही, क्योंकि एनटीपीसी पीपीपी मॉडल पे चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अच्छा, एक और कंपनी है जो फिर से एनटीपीसी के पास जा रही है, लिख लो, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर पूर्वी विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको निप्को कहते हैं, NEEPCO, निप्को। अब इसमें लिखो आप 100% टू एनटीपीसी, 100% एनटीपीसी को। एनटीपीसी का एरिया बढ़ रहा है ना, अब उसके कंट्रोल में ये वाला भी पावर प्लांट आ गया और ये वाला कॉरपोरेशन और तिहारी भी आ गया, दोनों आ गए। ठीक, ये हो गया। अब अगले पे आते हैं। लिखिए अगली हेडिंग। कल हमने अंकटाड UNCTAD पढ़ा था और ILO वगैरह पढ़ लिया था, जो बार बार पढ़ रखा है हमने। नेक्स्ट लिखिए, पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम, पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम। ये खाड़ी, ये भारत है, भारत डायरेक्ट कौन सी खाड़ी में? भारत के गुजरात के सीधे सीधे चलो तो कौन सी खाड़ी में पहुंच जाओगे? पारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम है। अब देखो, न्यूज में भी आया था, नई दिल्ली में हर साल एक डायलॉग होता है, रायसीन डायलॉग, ओके, रायसीन। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री आए थे, ईरान के, और उन्होंने ये कहा, उनका नाम था मोहम्मद जावेद जरीफ। उन्होंने वो कहा कि खाड़ी देशों में बहुत संघर्ष चल रहा है तेल को लेकर और तेल के भाव को लेकर, और एक दूसरे में अब क्या होने लगा है? अविश्वास होने लगा है। अब हमें पता है कि खाड़ी देश मिलके क्या बनाते हैं? जीसीसी, लिख भी रखा है हमने। ये जीसीसी अब इतना इफेक्टिव रहा नहीं है, तो अब हमें क्या नया बनाना चाहिए? पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम बनाना चाहिए। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में रायसीन डायलॉग के दौरान बोला था। लिख लो आप, नई दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग। रायसीना हमेशा कहां होता है? दिल्ली में ही होता है, क्योंकि वो रायसीन पहाड़ी वगैरह कुछ है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में ईरान के विदेश मंत्री, नाम लिखना जरूरी नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ एरिया में, खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष और अविश्वास से निपटने के लिए
संघर्ष और अविश्वास से निपटने के लिए एक नई पहल बताई। क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कमजोर होता जा रहा है। कैसे कमजोर होता जा रहा है? वो अभी अभी कतर ने सदस्यता छोड़ दी, हमने लिखा था। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? सदस्यता छोड़े जा रहे हैं लोग, देश। तो जीसीसी क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो ईरान ने कहा इससे बेहतर तो यह है कि कुछ नया किया जाए। और वैसे भी जीसीसी में कौन नहीं है? ईरान है ही नहीं। तो ईरान क्या चाहता है? एक नया ही गुट बन जाए। और बनेगा कैसे? उसको बहाना बताना पड़ेगा कि ये बहुत ताकतवर ग्रुप है, लेकिन एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जीसीसी की बैठक होती है, फिर तेलों का वो भाव वगैरह मिलके सब तय करते हैं। हालांकि ये नहीं करते हैं, वो तो ओईसीडी और ऑयल कंपनीज, जो ऑयल वाले जो देश होते हैं, ओपेक देश जो होते हैं वो करते हैं। ओईसीडी में, ओईसीडी अलग है। ओईसीडी क्या है? वो दुनिया के 20 एक कुछ सबसे रईस देश है ओईसीडी, उसका नाम भी आने वाला है। अगला ये भी पढ़ रखा है। कौन से 2 देश के झंडे हैं? अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह होता ना तो ये जरूर दिखता है इसका ऐसा, जैसे अंग्रेजों की जहां जहां अभी भी हुकूमत चल रही है वहां पे ऐसा कुछ दिखता ही रहता है। इजराइल, अभी अमेरिका और इजराइल की बात करें तो किस चीज में बात होने वाली है? और यूनेस्को की बात कर लें तो अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को यानी विश्व धरोहर वाली जो सबसे बड़ी संस्था है उसकी सदस्यता छोड़ दी है। किस कारण? यरूशलेम को यूनेस्को ने राजधानी मानी किसकी? फिलिस्तीन की। ओके, तो उसमें नाराज सबसे पहले कौन हुआ? अमेरिका, सदस्यता छोड़ दी। और फिर इजराइल ने भी सदस्यता छोड़ दी। ओके, पहले तो इन्होंने फंडिंग देना बंद कर दी थी 2011 से, पैसे नहीं देंगे हम यूनेस्को को। और यूनेस्को का ही हमें वो विश्व धरोहर वगैरह मेंटेन करना, जो भारत में 28 है। हाँ, तो अब यही होना है, सब कमजोर कर देगा अब अमेरिका। वो हर वो चीज छोड़ देता है जहां उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार छोड़ रहा है। 84 में भी छोड़ दिया था, तो 20 साल वापस आ गया था घूम फिर के, और अभी फिर छोड़ दिया। लिख लो, अमेरिका और इजराइल ने अमेरिका और इजराइल यूनेस्को से अलग हुए, सेपरेटेड फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म तो पता है ना? ठीक है, वो शैक्षणिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने फिलिस्तीन की राजधानी को मान्यता दी 2017 में। यूनेस्को ने फिलिस्तीन की राजधानी को मान्यता दी 2017 में, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अलग होने का निर्णय लिया। बेंजामिन नेतान्याहू ने अलग होने का निर्णय लिया और अमेरिका से भी समर्थन मिला, एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो। और अमेरिका से भी
समर्थन मिला। यूएसए इससे पहले 1984 में, यूएसए इससे पहले 1984 में, इंदिरा गांधी के मरने वाला वर्ष में, यूनेस्को से अलग हुआ था, पर 2003 में वापस आया। पर 2003 में वापस आया। क्योंकि इस बार फिलिस्तीन को यूनेस्को स्थायी सदस्यता दे रहा था, क्योंकि इस बार यूनेस्को फिलिस्तीन को स्थायी सदस्यता दे रहा था, यूएसए फिर से अलग हो गया। दोनों देशों ने 2011 से ही, दोनों देशों ने 2011 से ही यूनेस्को में फंडिंग रोक दी थी। यूनेस्को का वित्त पोषण या यूनेस्को में फंडिंग रोक दी थी। यूनेस्को के बारे में लिख लो। 16 नवंबर 1945 में बना। 16 नवंबर 1945 में बना। मुख्यालय कहाँ होगा? हर चीज का नहीं। अब जिनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, तो दूसरी जगह बचती है, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया है, ये मैं नहीं लिखना है आपको, आपने पहले पीसा, वो याद है? वो बहुत पहले भारत के बच्चों ने वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लिया था और सब फेल हो गए थे, और अब सोच रहे हैं कि 2021 में पीसा एग्जामिनेशन में बैठे भारत, तो भारत के वो केवी के बच्चे, उसके अलावा नवोदय के बच्चे, और जितने भी यूटी में अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, उनके बच्चे पीसा एग्जामिनेशन में जाएंगे रैंक बनाने के लिए। पिछली बार तो रैंक भी नहीं है, फेल ही हो गए थे सब। ओके, ये पीसा एक एग्जामिनेशन है जो रईस देश करवाते हैं गरीब देशों को गरीब दिखाने के लिए कि तुम में इतनी शिक्षा है नहीं, और एग्जाम भी खुद ही बनाते हैं, तो बनाएंगे ऐसा ही जहाँ पे वो उनकी एजुकेशन दिखाते हैं, वो सब तो बताना पड़ता है लगातार बच्चों को कि हाँ आप सही हो। हालांकि भारत में बहुत अच्छे थे, एक वो गणितज्ञ का नाम क्या था, सबसे शानदार गणितज्ञ, रामानुजन, जिसको जो मतलब वो ऐसे देखते से सॉल्व कर देते थे, कितने भी बड़े इक्वेशंस हो देखते से सॉल्व होता था। ओके, और उसमें वो मैथ्स नहीं लगाते थे, सबसे बड़ी बात ये थी। तो इजराइल वगैरह मशीन बना रहे हैं उनके दिमाग से जुड़ती कि यार ये करता कैसे था आदमी, अब तो डेड हो गए। लिख लो, ये मत लिखो, दो तीन चीजें बता देता हूँ। पीसा एग्जामिनेशन 2021 में होगी, इसका फुल फॉर्म रहेगा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ओके, पीसा लिख रखा है आपने वो पहले। और ये कौन करवाता है? रईस देश। रईस देश की संगठन को हम OECD कहते हैं, OECD। बच्चे कहाँ से जाएंगे? केवी से जाएंगे, नवोदय से जाएंगे, और सेंट्रल स्कूल जो भी होते हैं वहां से जाएंगे। कितने उम्र के बच्चे जाएंगे? 15 साल के उम्र के बच्चे जाएंगे, बस। अब आ जाते हैं अपन टेस्ट पर। ये अंतरराष्ट्रीय मामले खत्म पूरे।
तो अब अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ते हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो बताओ आंसर। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक चुनना है। बस बात खत्म हो गया, कोई एक चुनना था। ईईएफ की स्थापना 2008 में की गई थी, गलत है। ओके, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। फिर दूसरा है ईईएफ के अंतर्गत 2019 में भारत और रूस के बीच 20वें द्विपक्षीय शिखर वार्ता सम्मेलन, ये हमने लिख रखा है, तो यही सही है। ओके, फिर उसका ईईएफ का प्रायोजन 2 वर्ष नहीं, हर साल होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और उपयुक्त सभी तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है? बी। फिर दूसरा, ये तो इजी ने, मांगड़ेचू विद्युत परियोजना कहां से संबंधित है? भूटान। ओके, यह अब आया ना ओरिजिनल क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का। अब बताइए, ये भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और अमेरिका के बीच 2017 से 2+2 वार्ता चल रही है। दूसरा, इस वार्ता में दोनों देशों के गृह और वित्त मंत्री भाग लेते हैं। तीसरा, 2019 में 2+2 वार्ता वाशिंगटन में आयोजित की गई। ऑप्शन देखो ना, केवल 3, केवल 2, केवल 1 2, केवल 1 3। सबसे पहली बात, 2+2 वार्ता सिर्फ 2 बार ही हुई है, तो 2 बार हुई है तो एक तो 19 में हुई और एक 18 में हुई, 17 में तो शुरू ही नहीं हुई थी। और नीचे क्या लिखा है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा 1। करना तो पड़ेगा ना, पूछ ही यही रहे कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में प्लीज यार ऐसा मत कर देना तुम। 3 चीजें हमेशा याद रखना, पेंसिल ले जाना, पूरा पेपर पढ़ना, और जहां नहीं लिखा है ना उसको घोट घोट के अलग से लिख लेना, हाईलाइट कर देना उसको अच्छे से। वो भले ही चिल्लाए ना कि इस पेपर में कुछ मत लिखना, तुम तो रगड़ के लिख देना, नहीं नीचे लिखा है वो। ओके, पहले फ्लो में पेपर तो क्या करोगे, शुरुआत में क्या करने वाले हो? हल्का फुल्का 5-10 मिनट टाइम पास करोगे ना पेपर के साथ। कौन सा 100 के 100 क्वेश्चन करने, वो टेंशन करने वालों करने दो। और 100 क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उनको करने दो टेंशन। 3 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, आपको हमेशा नो देखना है। दूसरी चीज, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है हर हाल में। ओके, पूरा मतलब पहले में ही खुश हो गए चलो यस, नहीं वो नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और पूरा समय देकर पढ़ना। तीसरी चीज, आराम से। जो क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आया उसको क्रॉस लगा देना और आगे बढ़ जाना। अब ऐसी हालत तो नहीं रहेगी कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा, बट वो फंसाते कहां है? हाँ, छोटी छोटी चीजों पे। अब हमको पता है कि 2 ही जगह होती है, या तो अमेरिका में होगी या इंडिया में होगी। फिर दूसरा क्या है, इस वार्ता में 2 देशों के गृह एवं वित्त मंत्री भाग लेते हैं। गलत है ये, गृह मंत्री नहीं लेते, इनकी जगह कौन आ जाता है? रक्षा मंत्री। तो वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर साथ देते हैं। तो हमारे लिए ये गलत, इसको सिलेक्ट किया, ये गलत, इसको सिलेक्ट किया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब केवल 1 2 2 और बिल्कुल सही है। 2+2 वार्ता सबसे पहली वाली यहां हुई थी दिल्ली में, और अभी वाली कहां हुई थी? वॉशिंगटन में हुई थी। अब ये देख लो, सामान्यकृत वरीयता प्रणाली याद आया? जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अचानक से सब याद आ गया होगा कि क्या होता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला, जून 19 में जीएसपी के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई। जी हाँ, जीएसपी के तहत टोटल कितने देश है? 13 देश है ना, जिसमें एक अमेरिका है जो जीएसपी देता। तो पहला सही है, पहला सही है। दूसरा, जीएसपी का उद्देश्य होता है विकासशील देशों को बाजारों की सहायता करना। जीएसपी क्यों देते हैं?
गरीब देशों को देते हैं। तो गरीब देशों को क्या कहा जाता है? विकासशील देश। विकसित नहीं, वो डेवलप्ड होते हैं। तो दूसरा भी सही है, इसीलिए जीएसपी देते हैं। अब तीसरा, जीएसपी को अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 के तहत प्रारंभ किया गया। जी हाँ, 1974 ही लिखा था, कंफ्यूज मत होना कि 6 लिखा होगा, 74 ही लिखा था। ओके, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सब। चलो अब ये बता दो, फर्क समझ में आया आपको? जब हमने बात की थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, तो रशिया का नक्शा दिखाया था, उसका पूर्वी हिस्सा लाल करके दिखाया था। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात होगी तो वो रशिया करवाता है। ओके, लेकिन एक और हमने लिखा था यूरेशियन आर्थिक फोरम, यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम, जो कौन करवाता है? नहीं, यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन, पहले दोनों पॉइंट पढ़ो, का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, अगर अभी आधी याददाश्त है तो 19 में आयोजित कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग नहीं लिया गया। सही है, दोनों सही हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यूरेशियन आर्थिक फोरम हुआ। क्यों हुआ? चाइना को अपनी बातें रखनी थी, वन बेल्ट वन रोड और हर जगह सड़क फैलाने की, ईस्टर्न रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह। भारत नहीं गया। भारत क्यों जाता? भारत समर्थन नहीं करता इन बातों का, इसलिए नहीं गया। पहला सही, दूसरा भी सही। ऑप्शन है क्या? 1 और 2 दोनों, और यहां पे सही लिखा था। तो 3 चीजें रखना। तीसरी चीज रहेगी डाउट। एक तो नहीं चेक कर लो, पूरा प्रश्न पढ़ो और हर चीज पे डाउट करो अपने ज्ञान से। जो पता नहीं है उस पर डाउट मत करना, वो तो पता ही नहीं है, लेकिन जो पता है उस पर थोड़ा सा डाउट करो, पूरा प्रश्न पढ़ो और हर जगह नहीं खोजने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि इनके लाइनिंग्स हमेशा गलत ही शो करेंगे। जो गलत स्टेटमेंट होगा उसमें गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी आपको। चलो बजट पे आ जाइए अब। बजट में आपने एग्जिम बैंक तक लिखा था क्या? 100 करोड़ स्कीम, एग्जिम बैंक, सिडबी। अब लिखो आप फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। पहले शायद फाइनेंशियल सेक्टर लिखा होगा, अब फाइनेंशियल मार्केट लिखो, वित्तीय बाजार। मैंने आपको वो भी पढ़ा दिया ना, एफपीआई और एफआईआई का लेक्चर। एफपीआई क्या होता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वगैरह, संस्थागत निवेश। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एफपीआई और एफआईआई दोनों क्या होते हैं और कितने प्रतिशत अगर हो तो मानना चाहिए कि एफपीआई या एफआईआई है। ऐसा संसद में एक सवाल आया था, तो फिर संसद के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला था कि एफपीआई वो जो निवेश किसी कंपनी में 10% से कम करे, एफआईआई वो जो किसी कंपनी में निवेश बाहर से आया हो और वो 10% से ज्यादा आया हो। सरकार ने अब थोड़ी डेफिनेशन इस बजट में बदल दी। मतलब हमारा पढ़ा हुआ पिछले साल के अनुसार था, इस साल के अनुसार से वो हो जाएगा 15। ठीक है, आया समझ में? आप पैसा लिख लो इसको। एफपीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्रीज्ड। एफपीआई वाणिज्य बॉन्ड हिस्सेदारी बढ़ाई गई। एफपीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्रीज्ड। एफपीआई वाणिज्य बॉन्ड हिस्सेदारी बढ़ाई गई फ्रॉम 9% टू 15, 9% से ज्यादा, 9% से 15, फ्रॉम 9% टू 15। इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला, अब अगली हेडिंग में फिर से लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, अधोसंरचना वित्त पोषण। बोल दो इसमें अब।
इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, अधोसंरचना वित्त पोषण, कितने लाख करोड़? 103 लाख करोड़। किस चीज के लिए? हाँ, राष्ट्रीय पाइपलाइन अधोसंरचना, नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय पाइपलाइन अधोसंरचना के लिए। हालांकि कोई पाइपलाइन नहीं बिछ रही इसमें, इसमें बहुत सारे काम होंगे, सड़क बनेगी, तेल गैस के पाइपें डलेंगी, सब काम होगा। तो सब के लिए हाँ 103 करोड़ लाख करोड़ आवंटित। 22 करोड़ दिए जाएंगे। अभी 103 करोड़ में से 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ दिए जाएंगे, विल बी गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, अधोसंरचना वित्तीय कंपनियों को। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, अधोसंरचना वित्तीय कंपनियों को। अधोसंरचना वित्तीय कंपनियां कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल में लिख लेना, IIFCL, IIFCL और एक और लिख लो NIIF। NIIF के ऐड भी आते हैं टीवी पे। अगला लिखो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। वो वाला विनिवेश पुराने बजट का था, इस बजट में विनिवेश किसका हो रहा है? LIC। ठीक है, तो अब LIC का पहले राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था? हाँ 56, क्योंकि एक साल पहले 55 में घोटाले हुए थे। गवर्नमेंट टू सेल होल्डिंग्स इन LIC, सरकार LIC के शेयर बेचेगी। तो शेयर दो तरीके से बेचे जा सकते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं शेयर बेचने के? एक तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट से सीधे बेच दो, और एक होता है जब पहली बार शेयर बेचे जाते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स IPO कहते हैं। तो ये जो बेचे जाएंगे उसका तरीका क्या होगा? तरीका होगा IPO या IPO के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आगे चल के बेचना। इसका मतलब ये है शेयर मार्केट में नहीं बिकेंगे, किसी कंपनी को बुलाया जाएगा और उसको डायरेक्ट दिया जाएगा, ऑन द टेबल होगा ये। फिर वित्त आयोग कितने बन चुके हैं अभी तक? अब तो समय शुरू हो गया, 15वां वित्त आयोग शुरू हो चुका। 17 में वो हो गया था आपकी वित्त आयोग अपना 5 साल का पूरा बनाना शुरू करे, प्लान लिख लो। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज गिवन। 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट भी सौंप दी गई। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज गिवन। 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट भी सौंप दी गई फॉर 2021, 2021 के लिए। फॉर 2021, 2021 के लिए। अब अपन इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं, लिखो अगली हेडिंग। फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, वित्तीय वर्ष 19-20 में, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, वित्तीय वर्ष 19-20 में अब कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ ये फाइनली पता लग गया। हर बजट, अभी हम कौन से बजट में चल रहे हैं? 2021। तो जब ये बजट आया है तो इसमें सारे खर्चे क्या होंगे? अनुमानित। लेकिन जब ये बजट आया तो पिछला जो बजट रहा होगा 19-20, उसके फाइनल नंबर आ गए। तो फाइनल नंबर क्या रहे 19-20 के, वो लिख लो। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों के संशोधित अनुमान। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सभी व्ययों के संशोधित अनुमान, कितना खर्चा हुआ। समझ गए? 2019-20 के बजट में असल में कितना खर्चा हुआ? 26.99 लाख करोड़।
26.99 लाख करोड़ इतना खर्चा हो गया। प्राप्तियां कितनी हुई थी 19-20 में? अगली हेडिंग नहीं, अगली लाइन में लिखो, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स, कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट, कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 19.32 लाख करोड़। 19.32 लाख करोड़ आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया। अब 20-21 का लिखो डेटा। अब 20-21 में रिवाइज्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी कुछ फाइनल ही नहीं है, वो तो 21-22 का जब आएगा तब इसका फाइनल होगा। अनुमान लिख लीजिए फॉर 2021, 20-21 के लिए। नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी की सामान्य वृद्धि, एक नॉमिनल होती है और एक पीपीपी बेस्ड होती है। नॉमिनल की बात कर रहे हैं, 10%, 10%। तो इस बजट में बोला गया था नॉमिनल ग्रोथ क्या होगी, 10% होगी। और मैंने आपको बता रखा है, जब भी सरकार ने ऐसा कुछ बोला उसी वर्ष कुछ हो गया, खत्म किया। रिसिप्ट्स एस्टिमेट, प्राप्तियों का अनुमान 22.46 लाख। 22.46 लाख। पहले अनुमान कितना हो गया था फाइनल, 19.32। अब लिखो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, व्यय अनुमान। एस्टिमेट मत लिखना, सीधे एक्सपेंडिचर लिखना, व्यय होगा 30.42 लाख। 30.42 लाख। प्लीज इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि सर नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 103 लाख करोड़ बोले हैं, बजट में तो 30 लाख करोड़ हो रहा है, तो वो 103 लाख करोड़ एक ही साल में नहीं खर्च हो रहे हैं, उसके टुकड़े होंगे, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है वो, धीरे धीरे करके। समझ गए? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 3.8%। 3.8%। राजकोषीय घाटा किसके अनुमान से बताया जाता है? जीडीपी के। कुल जीडीपी में घाटा कितना चल रहा है? 3.8%। ब्रैकेट में 19-20, 19-20 का लिखा आपने। 20-21 में लिख लो 3.5, 3.5, 3.5, 3.5। ठीक है। अगला, कितनी उधारियां लेने वाली है सरकार? मार्केट बोरोइंग्स, बाजार उधारियां, बाजार ऋण, मार्केट बोरोइंग्स। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कंपनी है, आरबीआई है, कितने उधारियां लेगी? इन 19-20, 19-20 में रही 4.99 लाख करोड़। 4.99 लाख करोड़। इन उधारियों को अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ता है? नोट छापना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, पर कोई खरीदेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स बढ़ाओ। ठीक है, या तो एक्सपोर्ट बढ़ाओ या टैक्स बढ़ाओ, और दोनों बढ़ाओ तो हम हो सकता है सरप्लस में चले जाए। 20-21 में लिख लो 5.36 लाख करोड़। 5.36 लाख करोड़। चलो, सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी योजनाएं, ये खत्म बजट। अब सरकारी योजना पे लिखिए। पहली, इम्प्रिंट इंडिया 2, इम्प्रिंट भारत द्वितीय। इम्प्रिंट इंडिया, इम्प्रिंट भारत, फुल फॉर्म लिखो इम्प्रिंट का।
impacting research innovation, impacting research innovation and technology, innovation and technology, agency HRD, एजेंसी HRD यानी मानव संसाधन, IIT और IISc की संयुक्त पहल, IIT प्लस IISc की संयुक्त पहल, दोनों के फुल फॉर्म क्या होते हैं? IISc का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ SC कौन से विषय का शॉर्ट फॉर्म होता है? साइंस, ठीक है, तो ये होता है। और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों की पहल है। टू रिसर्च ऑन 10 सब्जेक्ट, 10 विषयों पर शोध किया जाना है। टू रिसर्च ऑन 10 सब्जेक्ट्स, 10 विषयों पर शोध किया जाना है। और जहां नवाचार हो सके, एंड वेयर इनोवेशन इज नेसेसरी, और जहां नवाचार हो सके, एंड वेयर इनोवेशन इज नेसेसरी, वहां ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। टू मेक अ ब्लूप्रिंट, वहां ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। कुल मिला के रिसर्च का काम रहेगा IIT IISc के लिए। वो 10 क्षेत्र ढूंढ लेंगे। अब 10 क्षेत्र ढूंढने में कौन सी मेहनत? स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, तकनीक, डिजिटल, वो सारी चीजें, ग्रामीण, शहरी, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में तकनीकें बनाना है, नए नए इन्वेंशंस बनाए ये संस्था। तो उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाए पहले कि कहाँ काम करना है, और फिर काम शुरू करने को इम्प्रिंट इंडिया बोल देंगे। इसमें सब बड़े बड़े IIT रहेंगे। 4 बड़े IIT के नाम बता दो। हाँ, और नंबर 1 पे तो आपका मुंबई है, वो जो QR रेटिंग है 1000 विश्वविद्यालयों की, उसमें नंबर 1 पे हमारा IIT बॉम्बे। तो यहाँ पर जो रहेंगे इम्प्रिंट में, वो 4 रहेंगे IIT। सबके नाम लिख लो। खड़गपुर, कानपुर, रुड़की और मद्रास। खड़गपुर, कानपुर, रुड़की और मद्रास। तो क्या क्या आ गया इसके अंदर? HRD आ गया, IIT और IISc आ गया, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, मद्रास के IIT आ गए। एक चीज रह गई, एक और चीज आएगी समर्थन के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। जो मिनिस्ट्री भी का नाम भी यही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगली हेडिंग PMBJP, स्कीम का नाम है PMBJP, ताकि स्कीम से अपन असर बनाते रहें। बीजेपी फुल फॉर्म लिखो। 2015 में इसका नाम था 2015 में इसका नाम था PM जन औषधि योजना। PM जन औषधि योजना 2016 में किया गया PM भारतीय जन औषधि परियोजना। PM भारतीय जन औषधि परियोजना। तो औषधि तो गायब ही हो गई शॉर्ट फॉर्म में से, भारतीय जन परियोजना क्या बन गई? BJP बन गई, भारतीय जन औषधि परियोजना। किसके अंडर में चलेगी? लिखो, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। जेनेरिक दवाओं की सस्ती बिक्री के लिए, जेनेरिक दवाओं
जेनेरिक मेडिसिन की सस्ती बिक्री के लिए। ठीक है, वो केमिकल फर्टिलाइजर के जो मंत्री हैं वो हैं सदानंद गौड़ा। ओके, और क्या काम रहेगा लिखो। दिव्यांगों को दवाखाना खोलने के लिए, दिव्यांगों को दवाखाना खोलने के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ, दिव्यांग अगर है और वो फार्मा वगैरह पढ़ रखा है उसने, तो उसको दवाई की दुकान खोलनी है तो 50,000 रुपए मिलेंगे ताकि वो दवाई खरीद सके और बेच सके। सामान्य व्यक्ति को दवाखाना खोलने के लिए इस योजना के तहत, ये दवाखाना नॉर्मल दवाखाना नहीं है, जेनेरिक औषधि है। जेनेरिक मतलब क्या होता है, एक ओरिजिनल होती है और एक उसकी कॉपी होती है। ओके, जो उसका काम भी क्या रहता है वैसा ही रहता है, कुछ अलग नहीं होता है, बट वो सस्ती रहती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, जेनेरिक औषधि। तो अगर जेनेरिक औषधि दिव्यांग को खोलनी है तो 50,000 रुपए मिलेंगे, और आम इंसान को खोलनी है जेनेरिक दवाओं की दुकान तो उसमें लगेगा, सामाजिक गतिविधि में 3 वर्षों का अनुभव चाहिए। वेलफेयर गतिविधि में 3 वर्ष का अनुभव, सामाजिक कल्याण गतिविधि में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। मतलब एनजीओ से कोई जुड़ा हुआ हो तो वो खोल सकता है, 3 वर्ष तक जुड़ा रहना जरूरी है। अब लास्ट पे आ जाओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगली हेडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन सबका अलग अलग बना रहे हो ना? हाँ, इसमें लिख लो पहला नीति आयोग। अब अपन नीति आयोग को ही समझ लेते हैं पूरा, व्हाट इज नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 संविधानोत्तर निकाय, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानोत्तर निकाय। संविधान में नहीं लिखा है, पीएम ने अपनी मर्जी से बनाया है। इट इज अ थिंक टैंक फॉर पॉलिसी मेकिंग, नीति बनाने के लिए विचार विमर्श संस्थान। थिंक टैंक फॉर पॉलिसी मेकिंग, नीति बनाने के लिए विचार विमर्श संस्थान। अब पॉइंट्स लिखो, क्या कौन कौन होंगे इसके अंदर। 1, अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष? अमिताभ कांत, वो तो सीईओ है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हो, उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार। शब्दों पे ही लुढ़कते हैं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। दूसरा पॉइंट लिखो, और कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिल, शासन परिषद। गवर्निंग काउंसिल, शासन परिषद। गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है लिखो, ऑल सीएम, सभी सीएम, मुख्यमंत्री, प्लस यूटी हुई तो क्या होगा, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, प्लस यूटी प्रशासक, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स। थर्ड, और कौन कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया, गवर्निंग काउंसिल भी रहती है। तीसरा, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। बैठकें होती हैं आजकल बहुत क्षेत्रीय परिषदों की, और मतलब रीजनल काउंसिल। फोर्थ, स्पेशलिस्ट ऑफ सर्टेन सेक्टर, विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ। हो गया, ये 4 टाइप के चीजें मिलेंगी नीति आयोग के अंदर। अब लिखो संगठन का ढांचा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। संगठन का ढांचा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। करें शुरू, डिटेल है थोड़ा ज्यादा।
पहला पॉइंट लिखिए, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा चुना जाता है। उपाध्यक्ष पीएम द्वारा चुना जाता है। इसी लाइन में इसी के सामने इज इक्वल टू करो, जो किसके बराबर होगा, जो भी उपाध्यक्ष होगा वो किसके बराबर होगा, कैबिनेट मंत्री के समक्ष होगा, ठीक है, समकक्ष होगा। तो लिखो इज इक्वल टू कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, ओहदे में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ब्रैकेट में नाम लिखो राजीव कुमार। तो उपाध्यक्ष हो गए। अब इसके बाद लिखो सदस्य, मेंबर्स। तो जितने भी सदस्य होंगे उनका दर्जा किसके बराबर होगा, राज्य मंत्री के बराबर। तो इज इक्वल टू स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। फिर लिखो, अब सदस्य भी कौन से होंगे, एक परमानेंट होंगे और एक नॉन परमानेंट, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर, इसमें सामने लिखो इज इक्वल टू अधिकतम 2 सदस्य पदेन, मैक्सिमम 2 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो। अधिकतम 2 सदस्य पदेन हो, मतलब नॉन परमानेंट में भी क्या लगते हैं, पदेन होने चाहिए। फिर अगला लिखो एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य कितने होते हैं, 4। पदेन ऑटोमेटिकली जो बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप 4 कौन से लोगे, 4 सबसे बड़े मंत्री, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पदेन सदस्य बन जाएंगे। तो इसमें आप लिख लो टोटल 4 बराबर करके कुल 4। और कौन रहेगा, अब एक ही बचा, सीईओ। सीईओ की नियुक्ति भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री। सीईओ बाय पीएम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएम द्वारा। ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार सचिव के बराबर। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार सचिव के बराबर। और ये कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। फिर काम क्या है वो नहीं लिखवाऊंगा मैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। नीति निर्धारण, हर चीज की शुरुआत आजकल नीति से ही हो रही है, तो हर काम नीति, लंबा चौड़ा काम। हाँ, पावर्स, पेमेंट्स, वो सब। हालांकि वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि राजीव कुमार कैबिनेट मंत्री बन गए, नहीं। वो वहां पर जो भी कैबिनेट मंत्री के पास ताकत रहती है वो इसके पास रहेगी, समकक्ष। लास्ट हेडिंग डालो GEBCO। अगला GEBCO, रेयर चांस है इसके पूछने के, फुल फॉर्म लिख लो। जनरल बैथीमेट्रिक, जनरल बैथीमेट्रिक, BATHY METRIC, BATHY METRIC, जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस। जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस। इट इज अ ग्रुप ऑफ जियोलॉजिकल साइंटिस्ट, यह भूवैज्ञानिकों का समूह होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ जियोलॉजिकल साइंटिस्ट, यह भूवैज्ञानिकों का समूह होता है जिसमें जल सर्वेक्षक भी होते हैं। ऑल्सो इंक्लूडिंग हाइड्रोलॉजिकल साइंटिस्ट, जिसमें जल सर्वेक्षक भी होते हैं। ऑल्सो इंक्लूड हाइड्रोलॉजिकल साइंटिस्ट। बैथीमेट्रिक का मतलब लिख लो केवल, सब समझ में आ जाएगा। बैथीमेट्री क्या होता है, समुद्र की गहराई को नापना। मेजरिंग द डीपनेस ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई को नापना। एंड टू फॉर्म
अ मैप, और समुद्र तल का नक्शा बनाना, एंड टू फॉर्म मैप ऑफ सी बेड, और समुद्र तल का नक्शा बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे समुद्र, जैसे ऊपरी जमीन का नक्शा बना हुआ है, अब समुद्र के नीचे का नक्शा बनेगा। क्यों बनेगा? ताकि उस नक्शे से पता लगा सके कौन से संसाधन कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, और उसको समुद्री सतह से, बेड से, जमीन से, समुद्र के नीचे की जमीन से निकाला जा सके। इसमें सबसे बड़ा जो काम कर रहा है, एक और चीज लिखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेक्स, इसमें झीलें भी शामिल होती हैं। समुद्र तो है ही, झील भी शामिल होती हैं। इट वर्क्स अंडर ओशियन इंटरगवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन, यह अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग के तहत, इट वर्क्स अंडर इंटरगवर्नमेंटल ओशियनियोग्राफिक कमीशन, यह अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के तहत, एंड इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और अंतरराष्ट्रीय जलमापन संस्था के तहत काम करता है। एंड इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संस्था के तहत काम करता है। दीज टू आर अंडर यूनेस्को, और ये दोनों यूनेस्को के तहत हैं। मतलब सबसे टॉप पे यूनेस्को, यूनेस्को के बाद ये दोनों, और इन दोनों को का मिलके जो काम होता है वो क्या हो जाता है, जीईबीसीओ हो जाता है। मेजर प्रोजेक्ट सबसे बड़ी योजना है, मेजर प्रोजेक्ट इज, सबसे बड़ी योजना है सी बेड 2030, सी बेड 2030। क्या मतलब होगा इसका? 2030 तक समुद्री जमीन का पूरा नक्शा बना डालना। और इसमें सबसे बड़ी संस्था काम जो करेगी इनको मदद देने के लिए वो रहेगी निपॉन फाउंडेशन। कहाँ की कंपनी होगी? जापान। निपॉन, निहॉन, जापान का इतिहास पढ़ ही रखा हमने। बाय निपॉन फाउंडेशन, निपॉन फाउंडेशन के द्वारा। खत्म। तो ये एक और चीज रिवाइज करके चले जाना, मंत्रियों की लिस्ट, जैसे राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, लेकिन केवल रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, एमएसएमई मंत्री भी हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई। फाइनेंस निर्मला, लेकिन कॉरपोरेट अफेयर्स वही फिर निर्मला। दो मंत्रालय ले रखे, वाणिज्य मामलों का मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, निर्मला। और कितने हैं ऐसे मंत्री? टोटल 24 है। कैबिनेट में 24 है। उसके बाद फिर वो स्वतंत्र प्रभार आ जाता ना, राज्य मंत्री जिनको बोलते हैं, वो अलग है, वो 9 है। और फिर राज्य मंत्री आ जाते हैं 6, सॉरी राज्य मंत्री भी 24। आप ऐसे याद रखो, सिंपल जो कैबिनेट मंत्री हो कितने हैं? 24 हैं। राज्य मंत्री भी 24 हैं। फिर एक अलग होता है राज्य मंत्री ब्रैकेट स्वतंत्र प्रभार, ओके, वो 9। तो इनको अपन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, पढ़ के ये भी याद हो जाएंगे। क्या आंसर में इनके नाम भी आ जाए ना तो मजा आ जाता है। ठीक, आज शाम को तो नहीं है, कल।